with 3ds max animation। और कोई तो नहीं है ना इस क्लास में? और आसिफ को तो छोड़ दो, वो अपने हिसाब से देख लेगा, वो मैनेजेबल है भाई। उसको लिंक ऑन है, चाहे तो आ सकता है। और आपको बताना हो तो बताओ, नहीं बताना हो मत बताओ। ऑल राइट, सो लाइटिंग मॉड्यूल जो है, इस मॉड्यूल में हम लोग सीन को लिट करेंगे, ठीक है। और लाइटिंग से रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेरीज हैं, मन में कुछ चल रहा हो तो पूछ सकते हो। जिनका ऑलरेडी हो गया वो भी पूछ सकते हो, और जिनका नहीं हुआ है तो वो तो बिल्कुल ब्लैंक हैं, तो वो क्या पूछेंगे, है ना, वो बाद में पूछेंगे। लाइटिंग में मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट वर्क पे ही बात करूँगा, राइट। हम लोग एक वर्क पे ही आगे बढ़ेंगे, वर्क से ही रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट पे काम करेंगे, ठीक। सो व्हाट आई एम गोना डू, हमारे पास ऑलरेडी कुछ वर्क हमारे पास मिल जाएंगे, और प्रोबेबली व्हाट आई विल डू, मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं मैं। बनाने को इंटीरियर बना सकते हैं, पर वो वही है, फिर मॉडलिंग में ही टाइम निकल जाता है ना, तो बनाऊंगा नहीं मैं सीन देखूंगा एंड आल देन। इन्वायरमेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, वही ढूंढ रहे हैं कि वो रखा कहाँ है। आपका वाला जो इंटीरियर है ना, महंगा इंटीरियर है, लेकिन वो याद ही नहीं आ रहा है कि वो रखा कहाँ हुआ है। किसका? क्लास का? हाँ वो तो है ना। वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि हमारा इंटीरियर गया कहाँ। किड ओल्ड मैक्स चॉपर, okay, probably I have this interior but चार से पाँच। देने को रेडी। ओके, चलिए, इंटीरियर इस तरीके का। डिलीट मारेंगे ना लाइट्स, क्योंकि हम ये वाली लाइट नहीं लगाने वाले, इसका मूड अलग था। लाइट का कॉन्सेप्ट और फंडा अलग है, हर जगह से लाइट के सिस्टम चेंज होते जाएंगे। एक्सटीरियर के लिए स्काईडोम, बस, और कुछ नहीं लगता है। आप स्काईडोम लगाइए, स्काईडोम में इमेज डालिए, बस एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगा। बताएंगे ना अभी भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, सब बताया जाएगा आपको, ये मत सोचिए। ये एक्चुअली मैंने खुद बनाया था अपने मूवी के लिए, शॉर्ट मूवी। अब ये वाला जो है, अब ये उस समय था कि मैं ऐसे ही बैठे बैठे। अच्छा आप बनाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये पूरा जो है, ये हमने यहाँ पे ना एक, यहाँ पे एक चीज़ और थी जो शायद डिलीट हो गया या मिस हो गई होगी, वो एक रेडियो था जो लटका हुआ बैग था। नहीं, लटका हुआ बैग था शायद, जो यहाँ से ना गायब हो गया। प्रोबेबली विल सी, या कन्वर्ट करते हुए, सीन कन्वर्ट होते हुए ना ओवरलैप हो जाते हैं। अब ये बना था, बहुत पुराना बना हुआ है ये सीन, वो मूवी मेरी अभी रह गई। अरे कॉमिक, हाँ कॉमिक के पेजेस जो हैं, फाइनली आई गॉट माय पेन टैब एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड। तो मेरे सारे पेजेस जो हैं वो कलर टोन्स तो हो गई हैं, बस एक दो पेज की ना शेडिंग ही नहीं हुई थी। हाँ, वो बस उनका कवर अप करना है, प्रोबेबली आज जाके कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इसका टेक्सचर कर दिया था मैंने एक एक का, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी रह गया। यहाँ पे कुछ बचा नहीं, क्योंकि सारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो गई थी, मेरे पास केवल यही मॉडल बचा। तो अब इसको हम रेंडर करने के लिए हमने अभी क्या किया है, केवल इसको ग्रे स्केल रखा हुआ है, ठीक है। वी हैवंट अप्लाइड एनी टेक्सचर येट, लेकिन हम लाइट्स ज़रूर अभी से डाल सकते, ताकि बाद में हम इसका टेक्सचर कर सकें अपने अकॉर्डिंग। ये ओल्ड इंग्लिश स्टाइल जो क्लासिक 1930s में एक किचन हुआ करता था, ये उस हिसाब का है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने जो सीरियल्स वगैरह रखे और कपड़ा साफ करने का जूना भी रखा हुआ है, जो सॉरी बर्तन साफ करने के लिए ये लोग ऐसे रखते थे। और हाइलाइटेड वाले जो लाइट्स थी, और यहाँ पे हमने बोर्ड भी लगाया हुआ था जिसमें कॉमनवेल्थ वाला वो भी चलता था, कि मतलब उस समय से कॉमनवेल्थ चलता था ना, ब्रिटिश वॉर हुई थी तो उस समय। हम्म, हाँ। अरे तो ओल्ड इंग्लिश स्टाइल है ना, इंग्लैंड का ही बता रहे हैं कि भाई वो इंग्लैंड के लोग जो हैं उन पे वॉर हो जाती है। स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है, अब जस्ट शेयरिंग दैट, कि स्टोरी ये थी कि वो जो बच्चा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, उसके पास एक स्कूटर रहती है, WW3 की 2 की, वर्ल्ड वॉर 2 की एक स्कूटर रहती है। वो इसमें बनाया हुआ है, तो वो स्कूटर जो है ना वो लेके आता है और कमरे के अंदर यहाँ जाता है, बैठता है। ये वो समय रहता है जब हिटलर जो है वो जूइश लोगों को ढूंढता रहता है वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ढूंढता रहता है, तो ये जूइश लोग रहते हैं, मतलब इंग्लैंड में रहने वाला जूइश बच्चा रहता है। और इसकी फैमिली यहीं रहती है, तो ये लोग, उसकी फैमिली जो है ना वो बेसमेंट में रहती है। तो पूरी सीन में बच्चा जो है ना, मूवी में वो बच्चा इसी कमरे में रहता है, और वो यहीं से खाना बना बना के उनको देता है। हाँ, मूवी थी। तो ये यहीं से स्टोरी जो है ना वो यही थी कि वो पूरा यहीं पे रहता है, और वो यहीं से खाना बना बना के अपने बेसमेंट में ट्रांसफ़र करता है अपनी फैमिली को, और खाना लाने के लिए वो जाता है अकेले बाहर। तो जब जहाँ पे नाजी लोग ढूंढते रहते हैं इन लोग को, तो ये ढूंढते हुए जाता है, फिर लेके आता है खाना, लेके आके घर में देता है। अब क्या होता है, एक दफ़ा बहुत समय हो जाता है, लाइक इट्स बीन क्वाइट अ वाइल, बहुत टाइम हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या करता रहता है, मतलब धीरे धीरे घर के जो लोग रहते हैं ना वो बीमार होने लगते हैं। और बीमार होते 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 एक बार, मतलब एक जन, दो जन, तीन जन, ऐसे करके मरने लगते हैं। मरते 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 क्या बोलते, फाइनल व्यक्ति भी, जो मदर वगैरह रहती है, वो भी मर जाती है। तो ये वो पूरा सीक्वेंस दिखाता है कि एक देखता है कि अरे ये मर गया, वो मर गया, ऐसे करके बीमार होते होते मरते जाते। और लास्ट के सीक्वेंस में क्या बोलते, ये खटखटाते हैं दरवाज़ा, क्योंकि उसका घर ढूंढ लेते हैं उन लोग फाइनली। और दरवाज़ा खटखटाते हैं, खोलते हैं, तो जब अंदर आते देखते हैं तो वो भी मरा रहता है। हाँ, बच्चा, तो वो एक्चुअली बच्चा ही घर के लोगों को पॉइजन करता रहता है, जानबूझ के, ताकि, क्योंकि वो देख चुका रहता है ना कि वो हर घर को चेक करते थे, याद है ना एनी फ्रैंकलिन की डायरी। हर घर को चेक किया जा रहा था, वो एक लाइन से चेक कर रहे थे, उसको पता है कि वो उस समय से लेकर अगर कब तक मेरे घर के आएंगे। तो 11 दिन का साइकिल रहता है, 11 सदस्य रहते हैं, पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मरते। तो लास्ट में उसने, मतलब वो मार इसलिए नहीं रहा था क्योंकि वो घर वालों से परेशान था, बट वो बचाना चाह रहा था, हाँ, उस टॉर्चर को बचाने के लिए, तो वो खुद को भी मार लेता है। दैट वाज द स्टोरी। आई हैड टू कंप्लीट इट, बट अलास, कैरेक्टर वगैरह सब बन गए थे, रिगिंग भी हो गया था, स्किनिंग भी हो गया था। इसी को मैंने कैरेक्टर को फिर बाद में फॉरवर्ड किया महर्षि को। महर्षि ने जो स्केच वेब से निकाला है ना, मैंने वो कैरेक्टर पहले ही बना लिया था मैक्स के लिए। तो मैंने चूज़ किया था उस कैरेक्टर को कि वो रहेगा, और स्टोरी गाड़ी वैसी रहेगी। तो इसका रेंडर डेफिनेटली निकला होगा, तो आई विल बी शेयरिंग दैट, प्रोबेबली आप लोग को वो समझ आ जाएगा कि कैसा हम बनाना चाह रहे थे उसमें, है ना। इसका रेंडर निकाल लिया था मैंने। ओके, सो अब हम यहाँ पे हैं, और हमारा जो सीन है इसको लिट करना है। अब सीन लिट करने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा, बैक देन आप फोटोशॉप आप लोग पढ़ रहे थे, तो पहुंच जाइए वहीं पे जहाँ पे मैंने कंपोजिशन कीज़ और कीज़ एंड टोन्स के बारे में बात की थी। कंपोजिशन कीज़ क्या होती हैं, हाई की, लो की, मीडियम की, और वो वाली बात है ना, एक्सट्रीम की, एक्सट्रीम की। और आपका टोन्स एंड टिंट्स, ये दो तीन याद रखिए, क्योंकि लाइट में ये चीज़ ध्यान में रखकर ही उसको लाइट करना होता है। लाइट का मतलब ये नहीं होता कि केवल लाइट लगा दी, वो नहीं। लाइट का मतलब होता है उस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। अब बारी आती है सीन लिट की। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि लाइट सोर्स कहाँ पे है। लाइट सोर्स यहाँ पे भी है, एक ये भी है, लाइट सोर्स मेरे दो यहाँ पे भी है। और एक लाइट सोर्स मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे वॉल है,
तो इधर से बाउंस होके लाइट सीन को लिट कर रहा होगा। ठीक है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। इतनी चीज़ें पहले ध्यान में रख लीजिए। अब इसके बाद लाइट लगाने के लिए आपके पास अर्नोल्ड सिस्टम है, तो कंट्रोल में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके लाइट्स में क्लिक कीजिए, फोटोमेट्रिक की जगह अर्नोल्ड कीजिए। डायरेक्ट अर्नोल्ड ही चाहिए उनको, फोटोमेट्रिक वगैरह करके कभी कोई मतलब नहीं है ना हमारे उस पर, आपके वर्क में आएगा ही नहीं फ्लो में। आप अर्नोल्ड लीजिए या वीरे करिए, दो ही लाइट्स हैं आपके पास आजकल के समय पे। आजकल का दौर जो हो गया वो फोटोमेट्रिक और स्टैंडर्ड का रहा ही नहीं। nobody cares about standard light, neither nobody cares about photometric। अभी भी जो रेंडर के काम वगैरह करोगे ना, वो या तो अर्नोल्ड में निकालो और या तो वीरे में निकालो, सब कोई वीरे 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 मांगेंगे। सिमिलर टू अर्नोल्ड है, लेकिन वीरे जो है वो थर्ड पार्टी प्लगइन है, तो आप अगर डालोगे, लेके आओगे, तो मैं थोड़ा बहुत आपको समझा सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हम उसको अभी अर्नोल्ड करेंगे, इसी के बेस पे आप कोई भी रेंडर सिस्टम सीख जाओगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है समझना। अर्नोल्ड को लेके क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ये ऑप्शन बाद में मॉडिफाई करने को भी मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे बदलना है। सिंपल क्या करना है आपको, सोर्स लाइट्स को सबसे पहले टारगेट कीजिए। ये सोर्स जगह है, यहीं से लाइट आएगी पहली। ठीक, अब इस समय पे लाइट जो है वो एक टारगेट के साथ आई है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन जो है वो मैं तय कर सकता हूँ। फोकस नहीं है, मतलब ये लाइट सोर्स है और यहाँ से लाइट यहाँ तक आ रही है, फोकस मत समझोगे, फोकस का मतलब ही कुछ और होता है। लाइटिंग में सब बदल जाता है, तो आप इसको ऐसा समझ के चलो कि एक जगह लाइट सोर्स है, इधर से लाइट निकल रही है ना। अब यहाँ पे आप मॉडिफाई पैनल पे जाओगे तो यू विल गेट, नहीं, ये जो डिस्टेंस है ना, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये केवल उसका जगह बताएगा, वो टारगेट डिस्टेंस आप सेट कर सकते हो, है ना। बाकी ये अभी तो फिलहाल यहाँ से यहाँ तक जा ही रहा है। अब अगर मैं इसको केवल ऐसे ही रेंडर कर देता हूँ, रेंडर के लिए मुझे यहाँ पे जाके रेंडर फ्रेम विंडो पे क्लिक करना होगा, या F10 भी इसका शॉर्टकट है। ओके, सेटिंग्स का शॉर्टकट है F10, तो F11 प्रोबेबली रेंडर का शॉर्टकट होगा। ओके, नो, F9। ठीक है, F9 क्विक रेंडर सिस्टम है, बट ये वही यूज़ करता है जो लास्ट रेंडर आपने ऑन किया होगा। मैंने अर्नोल्ड रेंडर व्यू ऑन किया था, इसके कारण से वो उसको चालू कर रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, दिस इज़ द सेपरेट रेंडर सिस्टम, और रेंडर पे क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू द सिमिलर रेंडर व्यू जो अर्नोल्ड वाला चल रहा था। अब यहाँ पे देखो, खैर डजेंट मैटर, आप किसी में भी उसको रेंडर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चालू हो रहा था उसको कर लीजिए, या ये चालू हो रहा था इसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन है रेंडर व्यू, अर्नोल्ड का रेंडर व्यू ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पे आपको रन टाइम में सारी वैल्यूज़ दिखती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से लाइट आती हुई नज़र आ रही है और नीचे पे हल्का सा उसका ग्लो नज़र आ रहा है। इसको आप देख रहे हो, ये एमिशन ग्लो शेडर लगा हुआ है, इसलिए वो वैसा चमक रहा है। ये हमने फिलामेंट बनाया हुआ था, फिलामेंट जो है पुराने ज़माने की जो है हाइड्रोजन लाइट्स हुआ करती थी ना थोड़ी सी, उनके अंदर ना मोटे फिलामेंट होते थे, तो मोटे फिलामेंट्स ज़्यादा ग्लो करते थे ऑरेंजिश रेडिश वैल्यू पे। ऐसा कौन था भाई। ओके, सो ये रेंडर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, क्यों, क्योंकि इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत बड़ा होगा, HD वीडियो है तो 1920 बाई 1080p पे। मैं इसको 1280 बाई 720 करता हूँ, ताकि हमारे पास जो रेंडर आए वो थोड़ा सा कम उसका आए। ठीक, और एक और चीज़ होगी, उसको बताता हूँ क्यों। देखो, सिचुएशन ये है कि लाइटिंग कैलकुलेशन हो रही है, ये आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक लाइट कैलकुलेट हो रही है। तो मॉडिफाई में जाओगे ना, तो
बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। इन सब वैल्यू का पता है, क्योंकि कुछ वैल्यूज बीच में डिस्कशन किया था। आप लोग को तो पता होगा ये सारी वैल्यूज, है ना। केवल स्वास्तिक को नहीं पता होगा और आपको नहीं पता होगा, बाकी तो को ये पता है ये चीज़। थोड़ा थोड़ा पता है। ओके। आपको पूरा पता है, राइट। हाँ। आपकी क्लासेस में भी तो थोड़ा बहुत लाइटिंग किया था, हो ही गया था ना। हाँ, तो वैसी सेम उनकी एक ही क्लास था, आप लोग की सेम ही क्लास थी, है ना। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को बता दें, थोड़ा सा आप लोग इंटरेक्शन पे रखेंगे तो बोर नहीं होंगे उस चीज़ में। सबसे पहले देखिए, जब आर्नोल्ड आप सेलेक्ट करोगे तो एक मॉडिफाई पैनल पे आपको ढेर सारे पैनल्स मिलते हैं, ठीक है। इन सब को ऑफ कर दो। पैरामीटर्स मिलते हैं ढेर सारे। ये पैरामीटर क्या होते हैं? रूल ऑफ लाइटिंग होती है। इन्हीं के हिसाब से ही लाइट परफॉर्म करेगी। और ये सिंगल इंडिविजुअल लाइट का होता है, यूनिफॉर्म सब लाइट का नहीं होता है, ठीक। अब सिंगल इंडिविजुअल लाइट में क्या मिलता है? जनरल पे जाओगे तो आपको टारगेट मिलेगा, यानी जनरल प्रॉपर्टी जो हर लाइट में होगी ही। एक टारगेट होगा और एक लाइट सोर्स होगा। वो दोनों यहाँ से कंट्रोल होती है। लाइट बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगी, चालू कर दोगे तो ये बस स्विच है, बटन है लाइट का, ठीक है। शेप जो है, यहाँ पे लाइट के शेप की बात होगी, लाइट किस प्रकार की है। यहाँ पे आपको इतने ही प्रकार की लाइट मिलेगी। पॉइंट, डिस्टेंट, स्पॉट, क्वाड, डिस्क, सिलेंडर, स्काईडोम, फोटोमेट्रिक, मैश। देखो इसके अंदर भी फोटोमेट्रिक है, कोई मतलब नहीं वहां से लो या यहाँ से लो, कोई मतलब एक ही बात है। तो यहाँ से क्वाड पे डाल दोगे तो ये 4 क्वाड की लाइट आ गई। क्वाड मतलब क्या होता है? 4। हाँ, किसी को आटा चाहिए तो पंजीरी दे ले, क्योंकि खत्म कर दो उसको, फेंकने से क्या मतलब। देखो तो ये 4 है ना। 4 मतलब पॉलीगॉन है ना, तो एक 4 से लाइट आ रही है करके, तो दैट्स अ क्वाड। अगर इस टाइप की जगह की लाइट, अब ऐसी लाइट का इमिटेशन क्या क्या होता है ना। फोटोग्राफी वगैरह में हम देखे हैं कि वो रेक्टेंगल लाइट्स लगाते हैं सामने में, उस टाइप की लाइट को देना है तो इसकी ज़रूरत है। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल फोटोग्राफी। पैनल लाइटिंग होती है, पैनल लाइट्स, वो भी उसका भी काम कर सकती है। आप इसका साइज बढ़ा सकते हो ना, आप उसको किसी भी उसमें चेंज कर सकते हो। विड्थ और हाइट यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। क्वाड एक्स क्वाड वाई जो है ना, वो यहाँ से भी चेंज होता है ना। तो हम वो दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लाइट का जो ये है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि पॉइंट का वैसे एक एक लाइन पे अगर बता दूं तो क्लियर हो जाएगा। पॉइंट मतलब ओमनी डायरेक्शन लाइट है, यानी कि ये वाली बल्ब एक जगह से चारों डायरेक्शन पे लाइट फेंकता है, इसका कंट्रोल नहीं होता, ये सब जगह लाइट फेंकेगा। हाँ, तो इसलिए उसको पॉइंट लाइट बोलते हैं। डिस्टेंट लाइट जो है वो एक डिस्टेंट, एक जगह से एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक आप फेंक सकते हो लाइट, ठीक है। वो कुछ ऐसा दिखता है। इस लाइट सोर्स से इधर तक की लाइट फेंकेगा, क्वाड में नहीं फेंकेगा। शेप नहीं रहेगा, केवल लाइट की एक रे रहेगी। सी, सब लिट हो रहा है, जो भी रास्ते में पड़ रहा है सब जगह लिट होगा वो। और इसमें देखो केवल एंगल बस होता है, यानी एक व्यू पोर्ट से दूसरे व्यू पोर्ट तक पूरी लाइट फेंकते हैं। जैसे आप 0.2 कर दीजिए या 0 कर दीजिए, 0 नहीं 90 कर देता हूँ चलो। नहीं, क्या हो रहा है, ये लाइट जो है ये इस सोर्स से नहीं आ रही है, ये एक व्यू पोर्ट से दूसरे व्यू पोर्ट की ओर जा रही है। यानी लेफ्ट पूरी जगह से राइट पूरी जगह पे लाइट जा रही है। तो एक ग्रेडियंट होता है ना, वैसे ही लाइट पड़ रही है। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन बीच में होगा उन सब चीज़ों के ऊपर शेडो बनेगा, नहीं होगा तो लाइट बनेगा। इट्स क्वाइट अ बिग लाइट। 90 डिग्री करने पर क्या हुआ, इस एंगल से उसने काउंट करना शुरू किया। स्पॉटलाइट इज फॉर स्पॉट। स्पॉटलाइट होता है ना, किसी टॉर्च हो गया, टॉर्च वगैरह इस टाइप की लाइट, उसके लिए। क्वाड लाइट इज फॉर रिफ्लेक्शन, वो वाली लाइट है, ठीक है। डिस्क लाइट इज फॉर डिस्क,
रिफ्लेक्टर जो लगाते हो ऐसा फोटो, हाँ फोटोज के शूट के टाइम पे रिफ्लेक्टर लगता है ना, तब लाइट बाउंस करके छाई छाई जहाँ पे आ रही है वो तो फिल करने के लिए होता है। वैसी लाइट चाहिए तो गोल सर्कल से लाइट चाहिए तो रिफ्लेक्टर लगाइए, सर्कुलर लाइट लगती है, सर्कल बनाने लगती क्वाड की जगह। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लाइट चाहिए, ट्यूबलाइट जैसा। वैसे देखिए कई कई जरूरी नहीं है कि रियलिटी में भी वैसा ही शेप हो, बट एम्बियंस होता है, लावा लैंप होता है, ट्यूबलाइट होती है, वो जो है वो वॉल्यूम के थ्रू लाइट फेंकते हैं, तो वैसा चाहिए है। सिलेंड्रिकल चाहिए, स्काईडोम चाहिए, तो स्काईडोम तो आपका सब ही लिट कर देता है एक बार में, क्योंकि ये सूरज होता है। और क्या, सूरज की लाइट को तो स्काईडोम ये। हाँ अगर छत बना होता तो नीचे शेडो आ जाती, पर स्काईडोम जो है ना वो कभी भी हार्ड लाइट नहीं बनाएगा, सॉफ्ट ही लाइट बनाएगा। ये देख रहे हो, सॉफ्ट लाइट बनेगी, आपको वैसा ड्रॉप शेडो नहीं मिलेगा, कास्ट शेडो जो ऐसे नीचे गिरते हुए लंबे तौर पे जा रहा है ना, वैसा नहीं मिलेगा। और क्या, फोटोमेट्रिक लाइट जो है ये आपका रेडियस के टेम्परेचर के हिसाब से लाइट करता है। हाँ अभी देखो कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, आप उसके रेडियस को बढ़ाओगे और फोटोमेट्रिक वॉल्यूम आपको कैलकुलेट कराना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन से भी होता है, ये बेसिकली क्या होता है, पॉलीगॉन ज्योमेट्री जो है ना उससे कैलकुलेट करती है लाइट को। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एक फाइल आती है फोटोमेट्रिक आईईएस, वो फाइल से इसको लोड कर दोगे तो वो सीन को कर लेगा। जैसे आपने स्काईडोम में एच डी आर आई लाइट लगाते हो, वैसे ही यहाँ पे फोटोमेट्रिक फाइल मिलेगी। तो ये आप किसी भी गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो डॉट आई ई एस फाइल। अब यहाँ पे मैश लाइट, ये किसी भी ज्योमेट्री को अगर लाइट में टर्न करना हो तो मैश लाइट आता है। मान लो ये डब हम्म, किस में लगाया था मैंने? हाँ मैंने किस में लगाया था बस मेरे को याद नहीं है, लैंप में लगाया था हाँ। उस दिन जो इंटीरियर आप लोग की क्लासेस में जो हुआ था उसमें लैंप में लगा दिए थे, सेम मैश लाइटिंग यहाँ पे भी होती है। तो मैश तो अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा, बस यहाँ से पिक करना है, तो हम लोग जब मैश लाइट करेंगे तो विल सी टू इट। इसको अभी फिलहाल हम क्वाड कर देते हैं, तो हमारा क्वाड यहाँ पे आ गया, ये शेप है। और लाइट का शेप अगर चालू करना है तो यहाँ से चालू कर दो ताकि आपको लाइट का शेप भी नज़र आने लगेगा, है ना। तो ये देख के आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है क्योंकि हम किस तरफ से लाइट मार रहे हैं, कितनी लाइट जा रही है। ये थोड़ा सा छोटा कर दो। नाउ कलर एंड इंटेंसिटी विल बी दी लाइट कलर, लाइट का कलर और लाइट की इंटेंसिटी। और लाइट जो है वो आपके यहाँ सेक्शन पे दिखाई देगा, तो हम इसको बाकी सब चीज़ों को ऑफ कर देते हैं, लाइट को बस ऑन रहने देते हैं। और क्वाड का जो जनरल में टारगेटेड ऑप्शन बंद हो गया था उसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे लाइट पे आ जाते हैं, और कलर इंटेंसिटी जो है वो लाइट के कलर की बात हो रही है, यानी लाइट का कलर कैसा होगा और उसका पावर क्या होगा। ठीक, तो कलर जो है वो आप चार तरीके से सेट कर सकते हो। एक है नॉर्मल कलर के हिसाब से, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूमन कलर दे रहा हूँ, क्रोसेंट टाइप का जो आम, चांद वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना। थोड़ा सा ऑफ रखेंगे इसको, लेस सैचुरेटेड कलर, हल्का सा लूमन कलर जो चांद की तरफ से आएगा वो चीज़ आएगा। प्रीसेट में आपको लाइट के जो एग्जाम्पल प्रीसेट्स हैं वो मिलेंगे, यानी कि इनकेंडेंसेंट लाइट, फ्लोरेसेंट लाइट और फ्लोरेसेंट डे लाइट, ये जो हैं ये एक्चुअल में कलर प्रोफाइल्स होती हैं, कलर स्पेक्ट्रम्स होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ से मिलता है, जिसको हम लोग कैल्विन स्केल लाइटिंग भी बोलते हैं, है ना। तो ये कैल्विन स्केल लाइटिंग बताया था ना। हाँ,
तो ये जो कैल्विन स्केल लाइट है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो इन लोग क्या है ना उसको जब वार्म लाइट देना होता है तो उसको इनकैंडेसेंट लाइट बोलते हैं, और जब कूल टोन की लाइट देनी होती है उसको फ्लोरोसेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है। तो आप जब अभी क्या फॉल सीलिंग वगैरह का काम करने जाते हो, मतलब सुने होगे देखे होगे फॉल सीलिंग का काम, तो दो टाइप की येलो दो टाइप की वार्म लाइटिंग होती है ना। तो एक बोलते हैं येलो वार्म लाइट और एक होती है वाइट वार्म लाइट। वाइट वार्म लाइट जो होती है वो कूलर टोन की होती है, और येलो जो होती है वो वार्म लाइट होती है ना। तो वो वही जो लाइट है वो यहाँ पे आपका सिंपल इनकैंडेसेंट और फ्लोरेसेंट है। ठीक। तो उसको लगाएंगे, और यहाँ पे बने बनाए वैल्यूज़ हैं। तो आपको वैसे अगर एक बार जानना है तो ये वाला चीज़ पढ़ लेना यहाँ से। हाँ। हाँ, आप उसको आप मैश लाइट बना सकते हो जिससे वो खुद ग्लो करती हुई नजर आए, यानी उसी जगह से अगर एमिट करना है। हाँ। तो इसको इसको एमिशन ग्लो दे दो शेडर में, और फिर इधर पे मैश बना दो, या फिर यहीं से पॉइंट लाइट भी लगा सकते हो। बस 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 है ना। तो दोनों चीज़ कर सकते हैं, या मैश लगा दीजिए या ये कर दीजिए। मैश लाइटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा वो लगता है, क्या बोलते हैं, पावर लगता है सिस्टम को, क्योंकि वो वर्टेक्स हर एक वर्टेक्स से लाइट एमिट करता है। सस्ता सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन जो है वो पॉइंट लाइट है, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ करनी ना, एमिशन करना पड़ता है, और ये मैश लाइटिंग में एमिशन आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक। फिर भी करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो समझ में आया, ये उस चीज़ के लिए है। आप इसको वार्म टोन लाइटिंग करोगे तो आपका जो कलर है लाइट का कलर वो चेंज हो जाएगा, इट विल बी वार्म टोन, है ना। तो जो भी डे लाइट वगैरह कुछ भी सेट करना है वो यहाँ से आ जाएगी। फ्लोरेसेंट डे लाइट क्या होगा, इट विल बी मच वाइटर एंड कूलर, लेकिन है सवेरे का ही समय, है ना। तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाइट हो जाती है। काल्विन स्केल अगर आपको पता है प्रिसाइजली किसी काल्विन स्केल की वैल्यू के साथ काम करना है तो यू कैन डू दिस। आपको पता ही है कि ये 1000 से 10,000 के बीच की वैल्यूज होती है। ठीक। तो हो सकता है कि कई आपको इंटीरियर जब रेंडरिंग करते हैं, या खासकर मूवीज़ के लिए जो रेंडरिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है लाइटिंग वाले जो है ना ये वैल्यूज़ बराबर रखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को एक एक लाइट की वैल्यू की, मैंने यहाँ 0.1 रखा है इंटेंसिटी, यहाँ पे 0.2 रखा हुआ है, वो एडजस्ट करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो कैल्विन में काम करना ज़्यादा इजी हो जाता है। वो बोलते हैं भैया कैल्विन के 3500 वैल्यू पे काम हो रहा है, तो वो हर एक लाइट का 3500 वैल्यू रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। टेक्सचर जो दिया हुआ है इसमें एच डी आर आई इमेज लगती है, तो एक बार में लाइट चेंज हो जाती है। तो ये इमेज होती है एच डी आर आई इमेज। हम लोग डेफिनेटली एक आई बी एल लाइटिंग कर रहे होंगे आगे, तो फिर उसको हम देख लेंगे। इसको कलर पे ही सेट कर देते हैं। इंटेंसिटी और एक्सपोजर। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर, कितना पावर आप लाइट में डाल रहे हो वो। और एक्सपोजर जो होता है वो वैल्यू जो है वो इसको क्या बोलना चाहिए एक्सपोजर को, जब लाइट सोर्स से चालू होती है, तो जो लाइट सोर्स से जो पावर आपको देना है, पावर नहीं बोलेंगे, पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ लाइट, कितने देर तक वो फॉलो करती रहेगी। कहीं बीच में लाइट की इंटेंसिटी या लाइट का पावर कम है या कम हो रहा है, डिस्टेंस के बाद लाइट डार्क होने लगे, धूमल होने लगे, वो वैल्यू इंटेंसिटी है। लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक लाइट कितनी ब्राइट रहेगी वो एक्सपोजर वैल्यू होगा। ठीक। तो एक्सपोजर जो है वो लाइट की वाइट वैल्यू है, सीन की ओवरऑल वाइट वैल्यू है, तो उसको आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से। जनरली इसलिए उसको 6 रखा हुआ है हमने, इसको आप 12 भी कर सकते हो। 12 करेंगे तो लाइट जो है वो और ब्राइट हो जाएगी। इंटेंसिटी की वैल्यू 0 से 1 भी कर सकते हैं या 0 से 1000 भी कर सकते हैं, वो हमेशा परसेंटेज वैल्यू पे चलेगा, है ना। तो आपकी चॉइस होती है, आप उसको 0 से 1 पे कैलकुलेट कर लीजिए, या आप उसको 0 to 1000 कैलकुलेट कीजिए। वो काम तो उतना ही होगा, है ना।
तो आप अपनी वैल्यू उसी पे सेट करें, आपका मेन एक्सपोजर से ऊपर नीचे करके देख सकते हो कि वो बराबर जा रहा है क्या, क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा हुआ यानी इमेज वॉश ऑफ होने लगेगी, जैसे यहाँ हो रही है, यहाँ वॉश ऑफ होने लगा यानी डिटेल्स नहीं दिख रही है। अगर कई जगह होता है जैसे सूरज होता है चांद भी डायरेक्ट पड़ रहा होता है, डायरेक्ट पड़ता है तो उस जगह का वॉश ऑफ दिखता है, समझ आता है। रेंडर में इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि ज्योमेट्री ना बहुत ज़्यादा है उसमें, और कई जगह हमने लाइंस का यूज़ किया है, और प्रिसाइज देने के लिए ना हमने बहुत बार सेगमेंट्स बढ़ाए हैं ताकि स्मूथ शेप आए, जैसे ये वाले जो एरियाज हैं। ये एक्चुअली कपड़ा धोने के लिए, हाँ, जो होता है ना घिसते थे उस समय, वो है। राइट। तो ये है सीन में ना बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत अत्यधिक हैं, और रेंडर टाइम इसलिए भी ले रहा है कि कहीं ना कहीं लाइट जो है ना वो इन पूरे एरियाज को कैलकुलेट कर रहा है। अभी यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन देखें ना, सी पूरा वॉश ऑफ हो गया है वो पूरा, बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी इसलिए भी टाइम ले रहा है, मुझे लगता है सैंपल रेट भी बहुत अत्यधिक होगा। यहाँ जाओगे ना, ये भी खुद में भी एक बहुत ज़्यादा पॉलीज है ना, तो वो पूरा सब ऐड है, सब सब वेरी हो जाएगा है ना, सब पॉलीज, बिल्कुल, और सैंपल रेट भी ज़्यादा है इसमें। कौन सा ये? नहीं, ये है वैसे तसला जैसा है, जैसे क्या बोलते हैं, लकड़ी वगैरह जलाने के लिए यूज़ करने के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वैसा है। ये हमने जो दिया हुआ था, ये कब मतलब ये एक ऐसा अबंडेंट रूम है जिसपे वो आ रहा है, तो इसमें इट इज़ अ किचन बेसिकली, बट इट इज़ नॉट सोफिस्टिकेटेड किचन, वो पूरा कुछ जो है ना वो रेडियो से सुनता रहता है। मतलब उसका सब कुछ यहाँ पे है, इसी रूम पे है ना, तो उसको अगर तूफान आएगा या कुछ आएगा तो उसको यहीं पे रख के वो आग जलाएगा, इसी के अंदर पे सबको क्लोज करेगा, सब बंद करेगा। ये एक्चुअली में ना केवल टेक्सचर डोर था, है ना, तो सोचना पड़ेगा ना आपको व्यवस्था सोच के ही बनानी है। तो ये डोर ना टेक्सचर्ड है पूरा, मतलब क्योंकि वहाँ डोर है ही नहीं, इट इज़ जस्ट अ डोर टेक्सचर। तो वो जब मैं रेंडर दिखाऊंगा ना, यू विल गेट टू सी कि इट्स अ डोर, दिखेगा डोर लेकिन वो टेक्सचर इमेज है। हाँ, खुलेगा नहीं वो, तो भाई लाइटिंग में जितना आप मेहनत करोगे उतना वो रहेगा, जितना टेक्सचर में मेहनत होगी उतना कम मेहनत लाइटिंग में लगेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, केवल इमेज ही इमेज तो दिखानी है उसमें, वो रहेगा। बाद में लास्ट में एक सीन में दिखाना होगा अगर दरवाज़ा खुलते हुए, तो यू जस्ट हैव टू एक एक और, हाँ, सिंपल एक्स्ट्रा निकाल के अलग कर दिया, ऐसा ओपन कर दिया। और एक्सट्रीम कीज में भी दिखा सकते हैं, एक्सट्रीम की दिखा देंगे, लाइट गोल हो गई, दरवाज़ा खुला, यहाँ से रोशनी आ रही है, बाकी सब टेक्सचर एकदम ब्लैक एंड वाइट, और अंदर पे आंखें लाल करके सोल्जर्स खड़े हुए हैं पूरे ब्लैक वाले। बच्चे पे हम पूरा फोकस डाल देंगे, उसका ड्रामा लाइटिंग कर देंगे, तो अलग हो जाता है। सो अभी हमने यहाँ पे जो लाइट मारी, और रेंडरिंग के पॉइंट पे यहाँ पे सैंपल्स जो हैं वो 2 हैं। सैंपल्स का मतलब सिंपल है, जब आप कोई लाइट को कितना कैलकुलेट करने आप बोल रहे हो, 2 है तो टू द पावर 8 होगा, इसका मतलब समझिए जितनी बार आप इसकी सैम्पलिंग बढ़ाएंगे उतना एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा लाइट का, लेकिन रेंडर टाइम बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मर्जी आई तो 8 डाल दिए, 10 डाल दिए, नहीं, क्योंकि सिस्टम का प्रेशर इससे बढ़ेगा। टू द पावर 8 है, तो अगर 2 दे रहे हैं तो टू द पावर 8 है, यानी 16 बार चेक होगा लाइटिंग कैलकुलेशन। और अगर आप 8 दे रहे हैं तो 8 × 8 करके, हाँ, मतलब वो उसको बढ़ाइए, 64 है ना, तो बहुत अत्यधिक होता है वो। रेजोल्यूशन देख रहे हो ना, इसलिए तो 4096। देखिए आपका कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड कर सकता है, तो आपका कंप्यूटर जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं अभी, तो ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो है वो
फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में कर लेगा, तो आपके लिए वो क्वाड उतना प्रॉब्लम नहीं है, टू द पावर 8 उतना प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि पर वर्टाइसिस पे वो होता है। अब आपने 32,000 वर्टाइसिस डाली हैं, 33,000 डाली हैं, तो आप समझ लो कितना कैलकुलेशन निकाल रहे हो आप। तो मतलब हम कितनी बड़ी कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, तभी हमारा सिस्टम जो है वो रुक रहा है। समझे? तो इसको 4-6 तक अभी आपके जो सिस्टम है वो 4-6 तक संभालेंगे। 16 कोर का सिस्टम है तो फिर आप लेके जाइए उसको, है ना, बढ़ाइए। 12 कोर का है तो 4-6, बढ़ाना नहीं है उसको, उतना ही रखो। 4-6 में भी अच्छा आउटपुट आएगा, परेशानी वाली बात नहीं। शेडो कास्टिंग, जो शेडोज है कौन सी लाइट कास्ट करेगी वो यहाँ से आएगा। ये इस लाइट के द्वारा और कौन सी अलग अलग वैल्यूज आपको काउंट करवानी है वो सैंपल है। कैमरा, कैमरा के थ्रू जो इफेक्ट्स हैं वो कैलकुलेट कराने हैं। डिफ्यूज, लाइट सरफेसेस पे कितना फैलेगी वो कैलकुलेशन यहाँ से होगा। स्पेकुलर, शाइन कैलकुलेट करानी है। ट्रांसमिशन, ग्लास कैलकुलेट कराना है। ट्रिपल एस, सब सरफेस स्कैटरिंग, यानी कि अगर ह्यूमन स्किन है तो वैल्यू अंदर की कैलकुलेट करानी है, तो यहाँ नहीं तो इन दिस केस ये 0 हो जाएगा। 0 होगा तब तो तुम्हारी हैवी नहीं होगी ना, बचेगी कैलकुलेशन। पुट ऑन होगी उतना ज़्यादा जाएगा। अब ट्रांसमिशन हो सकता है क्योंकि ये जो ग्लास थे वो ट्रांसमिशन वाले थे, बहुत भयंकर निकलती थी उसमें रेंडर वैल्यू। इनडायरेक्ट जो है ये लाइट जब यहाँ लगती है इसके बाद ये बाउंस होती है, तो बाउंस होकर दूसरी जगहों पे लिट करती है, उसकी कितनी कैलकुलेशन आपको चाहिए, आप बढ़ाते जाइए चलता जाएगा, बाउंस होने चाहिए। आप इसको एक ही जाएगी ये 0 to 1, है ना, 0 to 1 ही जाएगी। क्यों? क्योंकि मैक्स बाउंसेस 99 है, ऑलरेडी इसमें बाउंस दिया हुआ है कि लाइट जो है वो लग के दूसरी जगह बाउंस होगी, है ना। इनडायरेक्ट और वॉल्यूम में अंतर क्या होता है? इनडायरेक्ट लाइट का मतलब ये होता है कि लाइट जब दूसरी जगह लग के ऑब्जेक्ट के ऊपर बाउंस होती है, तब दूसरी जगह लग के ऑब्जेक्ट पे आती है, हाँ, तो वो आपकी इनडायरेक्ट लाइट होगी। और वॉल्यूम लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, या जो लाइट है उस लाइट के थ्रू एक वॉल्यूम आ रहा है, यानी फॉग आ रहा है, लाइट का ग्लो आ रहा है, ये चीज़ें कैलकुलेशन है वो वॉल्यूम से होती है। हाँ, तो इसको क्या आप ज़ीरो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है अभी फ़िलहाल। वॉल्यूम लाइट अलग होती है, मैश लाइट से भी वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है, और फॉग वगैरह अगर आप ऐड करते हो तो वहाँ से वॉल्यूम आ जाता है। अभी फ़िलहाल नहीं है तो आप इनको ऑफ कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हो तो कई कैलकुलेशन जल्दी हो जाएंगी, आपको रिएक्शन जल्दी मिलेगा उसमें। अब अभी भी ये जो चीज़ें फटाफट क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप, ये पहली सेटिंग है, पहला लाइन ऑफ सेटिंग्स है। सेकंड सेटिंग जो होगी वो आपकी ये होगी, रेंडर सेटिंग। यहाँ से क्या सेट होगा, यहाँ से जो कैलकुलेशन कर रहा है उसकी सेटिंग होगी। अभी तो यहाँ से सोर्स बनाया था, कैलकुलेशन का सोर्स। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन कर रहा है यानी कि रेंडरर, रेंडरर जो है वो कैलकुलेशन करता है। कौन है रेंडरर? अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड जो कैलकुलेट कर रहा है वो वैल्यू यहाँ से होगी इन टैब्स के द्वारा। कॉमन, अर्नोल्ड रेंडर सिस्टम, एओवीज, डायग्नोस्टिक्स, आर्काइव और डीनॉइजर। ठीक। कॉमन जो है ये आपका बताएगा कि बेसिक साइज क्या होगा फ्रेम का, कितनी फ्रेम करनी है, बस ये वही वैल्यू करेगा, इसके अलावा और कोई वैल्यू इसका अंदर नहीं आती। और कौन सा रेंडर सिस्टम यूज़ करना चाहिए। आर्नोल्ड की लाइट यूज़ करोगे तो आर्नोल्ड करो, नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइट यूज कर रहे हो तो स्कैन लाइन करो, और क्विक सिल्वर कर सकते हो।
ART भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, जो नॉर्मल लाइट आप यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अर्नोल्ड थर्ड पार्टी प्लगइन है तो उसका स्पेसिफिक, वीरे कर रहे होगे तो वीरे की लाइट यूज़ करो। वीरे, वीरे, वीरे यूज़ करती हैं वो, क्योंकि इंटीरियर्स वगैरह के लिए वीरे ही यूज़ किया जाता है। हाँ, ओके। अर्नोल्ड रेंडरर, यहाँ पे वर्जन वगैरह लिखा हुआ है, डजेंट मैटर। कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो आपको करना होगा अर्नोल्ड कंप्लायंट और 3ds मैक्स सपोर्ट। ये क्या है एक्चुअल में, जब एरर आता है, रेंडरिंग एरर, तो मैक्स को हैंडल करने बोला जाए कि अर्नोल्ड के कंप्लायंट मोड को। अर्नोल्ड के कंप्लायंट मोड को करेंगे ना तो वो दोबारा चेक नहीं करता, एक ही एरर में ख़त्म कर देता है। इसलिए हम लोग इसको 3ds मैक्स मैप्स सपोर्ट पे रखते हैं कि मैक्स उसको तब तक करता रहेगा जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो अगर थोड़ा लेट भी लग रहा है तो मैक्स उसको बढ़ जाता, नहीं तो अर्नोल्ड कंप्लायंट मोड जो है ना वो डायरेक्ट एरर लॉग बना के अबॉर्ट कर देता है। सैम्पलिंग एंड रे डेप्थ, सैम्पलिंग पता ही है जितनी बार चेकअप, और रे डेप्थ यानी कि कितने ज़्यादा दूर तक रे को जाने दिया जाए वो। अब यहाँ पे टोटल रेज पर पिक्सल, नो लाइट्स, इतनी है, मिनिमम टू मैक्सिमम इतनी जाएंगी। ठीक, प्रीव्यू जो है ए बेसिकली ये सैम्पल्स है, इन सैम्पलिंग एंड रे डेप्थ में सैम्पल्स ये हैं। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने सैंपल दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप कितना रे डेप्थ दे रहे हो वो यहाँ पे दे रहा है। रे डेप्थ हर किसी में कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है, ये कुछ ही वैल्यूज में कैलकुलेट होती है, और जिसमें आपने वहां से वैल्यू दी है। अभी हमने कुछ को ज़ीरो कर दिया था, जैसे ट्रिपल एस को ज़ीरो कर दिया तो देयर विल बी नो, तो इसको ज़ीरो कर दो आप, कोई ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम इनडायरेक्ट, तभी तो लाइटिंग आर्टिस्ट अलग होते हैं ना। बहुत बहुत, तो वो बहुत पेशेंस वाले आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ होती है ना तो वो वैल्यू चेंज करके फिर चेक करने बैठे रहते हैं, है ना, तो इसलिए उनको सेपरेट आर्टिस्ट दिया जाता है। नहीं तो मॉडलिंग में क्या होता है, फटाफट बनता है, दिखता है अच्छा। लाइटिंग वालों को हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, और उनका कैलकुलेशन ही अलग होता है। 8 8 आवर्स इज लेस, कई लोगों को और भी ज़्यादा लगते हैं। कई आपको मैंने बता ही चुका हूँ, डिज्नी का वो फ्रोजन वाला रेंडर जो था 3 महीना लग गया। अब सोचो 3 महीना, और कंप्यूटर पानी में डूबा रहता है गर्म करता है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म करता है, जला देता है, तो इसलिए पानी में डुबा के रखना पड़ता ताकि ठंडा रहे, है ना? अब आप मत डाल देना, हाँ बता दें भाई पहले ही, हाँ वो दूसरा डिस्टिल्ड वाटर है, वो अलग पानी है पता चले आपने काइंड ऑफ लाइक दैट, बस ये है डाइल्यूटेड रहते हैं ताकि मतलब नॉर्मल वाले नहीं हो, ताकि वो क्या, नॉर्मल वाला तो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, अंदर ही जाके रोक देते हो, बैड कंडक्टर होते हैं ना। तो उसको बस उससे क्या है, हीट बहुत ज़रूरी है, हीट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंप्यूटर के लिए, यहाँ और कुछ नहीं है, हाँ केवल हीट है। हीट ही आपको मैनेज करना, कई बार धूल भी लगे रहने दिया जाता है ताकि वो हीट एब्जॉर्ब करके दे, जब वो जल जाती है ना फिर उसको साफ करते हैं, फिर रखते हैं। तो कैमरा 4 मैंने बताया, जितनी भी वैल्यू आप दोगे उसका क्वाड हो जाएगा, कैमरा की वैल्यू क्वाड हो जाएगी, 8 का वो 1024 रेजोल्यूशन निकलेगा। यू कैन कैलकुलेट दैट कि 4 है ना, तो 8 to the power 4 मान के चलो, क्वाड वैल्यूज बढ़ेंगी सारे में, स्पेकुलर इतना जाएगा, तो टोटल ओवरऑल जो वैल्यू जा रही है कैलकुलेशन की, वो प्रोबेबली यहीं पे दिखा देता है, वैसे यहाँ लिख के आता है। अब यहाँ पे एडेप्टिव सैम्पलिंग जो है ये ऑफ कर सकते हो। एडेप्टिव सैम्पलिंग मतलब इसके ऊपर में कुछ सैंपल्स और एक्स्ट्रा ऐड कर देता है वो, ठीक है। इनका अलग तरीका होता है रेंडर करने का, इनका तरीका अलग होता है, तो आप दो तरीके से रेंडर कर रहे होते हो। और रे लिमिट डेप्थ कितनी डालनी है, यहाँ पे 10 वैल्यू डाला हुआ है,
मैं 10 नहीं दूंगा, एक ही दूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन है ही नहीं। लाइट कितनी अंदर तक जानी चाहिए, दैट इज योर दिस। और ठीक है, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे, इन्वायरमेंट वैल्यू। ये इन्वायरमेंट था, एक्सपोजर। एक्सपोजर कंट्रोल निकालते हैं। ओहो, मिल गया आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात, फाइनली। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स इज। ओके, तो ज्योमेट्री एंड सब डिविजन, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें जो हैं आगे हम लोग और इनको देखेंगे। यहाँ देखो, एक चीज़ देखने लायक है, विच इज़ इमेजर। आपको पता ही है, अर्नोल्ड के साथ एक इमेजर आता है जो नॉइजेस रिमूव करने या कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट थे, हम लोग ने पहले भी प्रीवियस यूज़ किया था। डी नॉइजर ऑप्टिक्स यूज़ करना है फॉर डी नॉइजिंग। यानी नॉइज देख रहे थे, बहुत सारी ढेर सारी ग्रेनी नॉइज आ रहे थे, बस डी नॉइजर ऑप्टिक्स यूज़ करिए और रेंडर यूज़ कर लीजिए। तो वो क्या करेगा, ये जो जितना नॉइज है ना, एट द एंड उसको क्लीन अप कर देगा। वैल्यू ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। नहीं, उसका 8 है, 8 है, 8 है, 8। एक मिनट, F5 देख लेते हैं। नहीं, F5 से नहीं है, सिंपल 8 है। 8 से इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट आता है। आप अभी बताएंगे, आप मत जाइए, आगे अपन जाएंगे। हाँ, थोड़ा सब्र करना है। अब देखो, यहाँ पे हमने कई वैल्यूज जो है ना कम की है, उसके कारण से ब्लर ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये ना वो आर्टिस्टिक डिजिटल पेंटिंग इफेक्ट है ना, वो दे रहा है ना, पेंटिंग इफेक्ट दे रहा है। लेकिन वो एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं हुआ। क्या? ये, अरे वो फिलामेंट है। फिलामेंट बनाया गया था, वो जब सीन रेंडर दिखाऊंगा ना। नहीं, बल्ब में ना मैग्नीफाई लगा हुआ है, ग्लास मैग्नीफाई। ये चमकता है। वो रेंडर में अभी क्या, मैंने सब अलग कर दिया ना, तो वो बचा रह गया। उसमें ग्लास लगा हुआ, मैग्नीफाई ग्लास लगा है। वो पुराने ज़माने में क्या होता था, कांच मोटे मोटे हुआ करते थे, तो उसके अंदर जो भी चीज़ आप लगाओगे ना, वो बाहर से ऐसा बल्जी बॉम्पी आता था। तो वही लालटेन, हाँ लालटेन हिंदी में लालटेन होता है, लैंटर्न बोलते थे ना उसको। हिंदी में आके सब वैसे ही हो जाता है। छोटा सा आता था, मैं तो बड़ा वाला भी देखा हूँ ऐसा। हाँ, हाँ। उस समय क्या था, हम क्लॉथ सिमुलेशन वगैरह नहीं कर रहे थे, केवल वेव्स लगा के। हाँ, देखो ना, अनरैप एफएफडी। नहीं तो वो उसको भी तो मिला। चलो ठीक है, मिला होगा। चलो देखता हूँ, तो सेट कर दूंगा। ह्यूमन बॉडी का टेक्सचर, ओके। हमने ह्यूमन बॉडी का वही आखिरी कवर अप किया था, हमने बढ़ाया नहीं उसको। नहीं, नहीं, क्लोथिंग इनको थोड़ी दी है हमने। क्लोथिंग केवल आपको दी है, क्लोथिंग हमने इधर नहीं दिखा चुकी है वो। मिनट में यहाँ पे हमने ना इमेज वाला दे दिया था इनको, मार्वलस वाला नहीं। हाँ, ये वाला तो बना के बता दिया ना। हाँ, तो होगी ना, ये तो आपको सेंड कैसे नहीं किए हैं? ये देखो, ये
यही तो है ना वो उसके क्लास। बाद वाले जो आप सैटरडे को दिए थे जिसमें ज्ञान की बातें थी ये तो है, हाँ, ये तो है। अब सैटरडे के क्लास में ज्ञान की बात हुई थी सर, उसको भेजिएगा सर। सैटरडे को जो हमने किया था। सैटरडे को तो था ना सर, मीडिया वाला क्या सर बता रहे थे कि मीडिया का जो रीडिंग हो रहा था ओके। सिनेरियो।